सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स के बारे में। कैपिटल रिसीट्स क्या होती हैं? देखो, इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी गवर्नमेंट रिसीट्स के बारे में। और गवर्नमेंट रिसीट्स का मतलब क्या होता है? द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट रिसीट्स हैं, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। और ये जो रेवेन्यू रिसीट्स हैं, इसके भी दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स होते हैं? एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू में क्या आता है? डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू या इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू सरकार जो भी पैसा रिसीव करती है वो फॉर्म करता है टैक्स रेवेन्यू को। और नॉन टैक्स रेवेन्यू में और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इंटरेस्ट के थ्रू, डिविडेंड के थ्रू या प्रॉफिट के थ्रू सरकार जो भी पैसा रिसीव करती है, या फिर फीस के थ्रू, फाइन्स के थ्रू या पेनल्टीज के थ्रू सरकार जो भी पैसा रिसीव करती है, या ग्रांट इन एड के फॉर्म में सरकार के पास में जो भी पैसा आता है, ये जितना भी पैसा सरकार रिसीव करती है ये फॉर्म करता है नॉन टैक्स रेवेन्यू को। बहुत सिंपल, द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर्म्स द गवर्नमेंट रिसीट्स। और ये जो गवर्नमेंट रिसीट्स हैं, इसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक है रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा है कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है और मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर कर रहे होगे, बना रहे होगे, और उन नोट्स में आपने ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, ये फ्लो चार्ट बनाया होगा। अगर बनाया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाया है तो अब बना लो। गवर्नमेंट रिसीट्स का जो दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट्स, उसके बारे में आज अपने को पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो, कैपिटल रिसीट्स में एक तो होती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। मतलब सरकार के पास में पैसा तो आएगा, लेकिन ये जो पैसा है ये सरकार के ऊपर डेट क्रिएट करेगा, ये सरकार के ऊपर कर्जा क्रिएट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, लोन्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट लोन्स लेती है, आरबीआई से ले सकती है, या किसी अदर बैंक से ले सकती है, या मार्केट से ले सकती है, या एक्सटर्नल बोरोइंग भी कर सकती है, जैसे वर्ल्ड बैंक से ले ले या आईएमएफ से ले ले। ये जितना भी लोन के थ्रू सरकार के पास में पैसा आएगा, ये पैसा कैपिटल रिसीट्स का हिस्सा फॉर्म करता है। लेकिन ये डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं। भाई, लोन को वापस भी तो करना पड़ेगा। दूसरा, बोरोइंग्स फ्रॉम द मार्केट। सरकार मार्केट से बोरो कर सकती है, कैसे? बाय सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू आरबीआई। सरकार आरबीआई को बोले कि भाई हमें पैसे की ज़रूरत है, आप एक काम करो, हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट में बेचो। और ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या हैं? अगर सिंपल तौर पे बोलें तो एक तरीके का पेज है, इस पन्ने पे लिखा हुआ है कि भाई ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, मान लेते हैं ये 100 करोड़ की है। कितने की है? 100 करोड़ की है। और इस पर एक मैच्योरिटी टाइम पीरियड लिखा हुआ है कि ये हम 1 साल के लिए आपको दे रहे हैं। 1 साल के बाद जब आप इस पेज को, इस गवर्नमेंट सिक्योरिटी को हमें वापस करोगे तो बदले में हम मान लेते हैं आपको 150 करोड़ रुपए देंगे। मतलब फिलहाल के लिए जो भी आदमी इसको खरीदेगा उसको 100 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे सरकार को। लेकिन जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड हो जाएगा तो बदले में उसको 150 करोड़ या जितने भी लिखे हुए हैं उतने रुपए मिलेंगे। मतलब फिलहाल के लिए तो सरकार के पास में पैसा आ गया, बिकॉज सरकार ने मार्केट से बोरोइंग की। लेकिन ये भी डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। तीसरा, नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। ये जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है, इसको क्रिएट किया गया 1999 में और इसको स्टेब्लिश किया गया है अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये जो नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड है, इसमें पैसा कहाँ से आता है? प्रोविडेंट फंड का जितना भी पैसा है, या बहुत सारे लोग पोस्टल डिपॉजिट्स करते हैं, या बहुत सारी स्मॉल सेविंग्स स्कीम्स चलती हैं, ये जितना भी फंड आता है वो किस में जाता है? नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड में जाता है। ये जो फंड है, ये जो पैसा है, इसको सरकार यूज़ करती है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली सरकार को ये पैसा लौटाना पड़ेगा। भाई, प्रोविडेंट फंड है, अब जब कोई इंसान रिटायर होगा तो रिटायरमेंट पे ये पैसा लौटाना पड़ेगा। या जो लोग पोस्टल डिपॉजिट्स कर रहे हैं, जब डिपॉजिट कंप्लीट हो जाएगा तो जब टाइम खत्म होगा या टाइम पीरियड मैच्योरिटी पे आएगा तो ये पैसा सरकार को लौटाना पड़ेगा। मतलब फिलहाल के लिए तो सरकार के पास में पैसा आ रहा है, लेकिन ये पैसा कैसा है? ये डेट क्रिएटिंग पैसा है। कैपिटल रिसीट्स में एक हिस्सा है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स का, जिसमें एक होते हैं लोन्स, सरकार जो लोन्स लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन्स लेती है। दूसरा, सरकार मार्केट से बोरोइंग्स ले सकता है। कैसे ले सकता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेच के। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सरकार डायरेक्टली नहीं बेचती है, सरकार के बिहाफ पे आरबीआई इनको बेचता है। और तीसरा, नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स में जो भी पैसा है। दूसरा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती हैं।
मतलब ऐसा पैसा जो सरकार के पास में आएगा और वो सरकार के ऊपर कोई भी डेट क्रिएट नहीं करेगा। जैसे रिकवरी ऑफ लोन्स, सरकार ने किसी स्टेट गवर्नमेंट को मान लेते हैं 1000 करोड़ रुपया दिया था आज से 10 साल पहले। अब उस स्टेट गवर्नमेंट के पास में पैसा आ गया और सरकार ने ये जो 1000 करोड़ रुपया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को लौटा दिया। ये जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस आएगा ये कैपिटल रिसीट्स का हिस्सा फॉर्म करता है और ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, अपने को समझ में आ रहा है। या फिर सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करे, अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो सरकार की अपनी कोई एसेट है, उस एसेट को सरकार बेचे, तो उस एसेट को बेचने पे सरकार के पास में जो पैसा आएगा वो जो पैसा है वो किसका हिस्सा फॉर्म करता है, कैपिटल रिसीट का हिस्सा फॉर्म करता है। जैसे एयर इंडिया को बेचा गया, 2017 में इसका नोटिफिकेशन आया था। अब एयर इंडिया को कौन ओन करता है, टाटा ग्रुप ओन करता है। ये जो एयर इंडिया को बेचने से, डिसइन्वेस्टमेंट करने से जो भी सरकार के पास में पैसा आया वो किसका हिस्सा है, कैपिटल रिसीट का हिस्सा फॉर्म करता है। देखो बहुत सिंपल, हमने कहानी शुरू करी कहाँ से, गवर्नमेंट रिसीट्स से। गवर्नमेंट रिसीट्स का मतलब क्या होता है, द मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट। ये जो गवर्नमेंट रिसीट्स हैं इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से दो कंपोनेंट्स, एक होते हैं रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरे होते हैं कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के भी दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा होता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। इन दोनों के बारे में अभी अपन ने रिवाइज किया है। दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स में एक हो सकती है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जैसे सरकार ने लोन्स लिए या सरकार ने मार्केट से बोरोइंग्स की या सरकार के पास में जो नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स का पैसा आ रहा है, ये सब डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं। और दूसरी हो सकती हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जैसे सरकार ने जो पहले कभी लोन दिया था उसका प्रिंसिपल अमाउंट वापस आ गया है, या सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट किया और अपनी किसी फिक्स्ड एसेट को बेच दिया, तो जो पैसा आया वो भी किस में आता है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में आता है। बहुत सिंपल, ये जो पूरा फ्लो चार्ट है इस फ्लो चार्ट को बनाओ, इसको एक दो बार देखो, एक दो बार में ये सेट हो जाएगा दिमाग में। अच्छा, ये जो टर्म है डिसइन्वेस्टमेंट, होपफुली वैसे आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं बिकॉज खूब न्यूज में रहता है। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सेल्स और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट अपने किसी भी एसेट को अगर बेचती है तो उसको बुलाया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्या बुलाया जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट। जैसे सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं या सरकार की कोई भी अदर फिक्स्ड एसेट है, अगर सरकार उसको बेचती है तो उसको बुलाया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। लेकिन हर बार अगर सरकार अपनी किसी फिक्स्ड एसेट को बेच रही है तो उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोला जाएगा। कुछ केसेस में प्राइवेटाइजेशन बोला जाएगा, कुछ केसेस में नहीं बोला जाएगा। कब नहीं बोला जाएगा और कब बोला जाएगा, बड़ा सिंपल है। देखो, मान लेते हैं सरकार की कोई कंपनी है ए, ये जो ए कंपनी है इसकी 100% ओनरशिप सरकार के पास में है। अगर सरकार 50% से ज़्यादा ओनरशिप को बेचने के लिए तैयार हो रही है, 50% मतलब 51, 52, 60, 70, 80 या पूरा 100%, 50% से ज़्यादा ओनरशिप को अगर सरकार बेचने को तैयार हो रही है तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। मतलब सरकार जो वो एंटिटी है, जो वो फिक्स्ड एसेट है, उसकी ओनरशिप पूरी तरीके से प्राइवेट एंटिटी को ट्रांसफर कर रही है। और अगर 50% से कम कितना भी, जैसे मान ले 49 या मान ले 40 या 30, अगर उतने परसेंट हिस्से को अगर सरकार बेच रही है तो उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलते हैं। मतलब जब ओनरशिप को ही ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जब ओनरशिप को ट्रांसफर नहीं किया गया है लेकिन कुछ हिस्से को ट्रांसफर किया जा रहा है, बेचा जा रहा है, तो उसको प्राइवेटाइजेशन नहीं बोलते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, सेल्स और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती क्यों है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है डिसइन्वेस्टमेंट के। एक तो फिस्कल बर्डन को रिड्यूस करने के लिए, भाई जितनी भी कंपनीज हैं या जितनी भी एसेट्स हैं उनको ऑपरेट करने की एक कॉस्ट है, या ऑपरेट ना भी करो उनको रख के रखो, उसको रख के रखने की भी एक कॉस्ट है। सरकार कुछ हिस्से को बेच देती है तो सरकार के ऊपर जो फिस्कल बर्डन है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाता है। लंबी चौड़ी कंट्री है हमारी, पैसे की बहुत ज़रूरत है, फिर कुछ पिछड़े हुए वर्ग भी हैं उनको भी बराबर लेके आना है, इकोनॉमिकली भी ग्रो करना है, तो पैसे की बहुत ज़रूरत है। तो जहाँ से भी पैसा बचाया जा सकता है सरकार बचाने की कोशिश करती है। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि जब भी कोई प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है
किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी एसेट में, किसी भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में, तो प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्व होने की वजह से जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो जाती है। आपने देखा ही होगा सरकारी काम कितना लेट लतीफ़, कितना आराम से होते हैं, कितना देरी होती है, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर आ जाता है तो सारी चीज़ें इम्प्रूव हो जाती हैं, तो एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होती है। दूसरा, सरकार ये जो पैसा है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, इसको स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में ट्रांसफ़र कर रही है। जैसे कोई ऐसा सेक्टर है, मान लेते हैं एयर इंडिया, जिसको सरकार बहुत अच्छे से ऑपरेट कर नहीं पा रही थी, सरकार को कोई फ़ायदा हो नहीं रहा था। अब सरकार ने ये जो एयर इंडिया है इसको टाटा ग्रुप को बेच दिया। टाटा ग्रुप अपने हिसाब से इसको चलाएगा, लेकिन बदले में सरकार को जो पैसा मिला, अब उस पैसे को सरकार किसी प्रोडक्टिव चीज़ में यूज़ कर सकती है। तो डिसइन्वेस्टमेंट के पीछे मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि एक तो जब प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व होता है तो ओवरऑल एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है। दूसरा, जो पैसा किसी सेक्टर में फंसा हुआ है, किसी एसेट में फंसा हुआ है, वो पैसा अब क्योंकि उस एसेट को बेच दिया गया है तो उसको किसी और जगह पे, किसी प्रोडक्टिव जगह पे यूज़ किया जा सकता है। और तीसरा, सरकार अपने फिस्कल बर्डन को भी रिड्यूस करती है। अच्छा, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट है ये करता कौन है सरकार के बिहाफ पे? एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जिसको आमतौर पे दीपम बुला देते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, जो कि डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये जो दीपम है ये नोडल एजेंसी है जो कि डील करती है डिसइन्वेस्टमेंट से। 2016 तक इस डिपार्टमेंट को बुलाया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। 2016 में इसका नाम बदला गया और नाम रखा गया डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। और ये भी अपने आप में सिग्निफिकेंट है, बिकॉज पहले जब नाम था डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट तो सिग्निफिकेंस अलग था। अब नाम बदला गया है तो सरकार एक तरीके से मैसेज क्या दे रही है कि हम इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं, हम एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं, बेच नहीं रहे हैं। जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ पे ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ हिस्से को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और जहाँ पे ज़रूरत है वहीं पे कर रहे हैं, हर चीज़ को नहीं बेच रहे हैं। तो वो सिग्निफाई करता है ये नाम डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। अच्छा, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट होता है इसके हर बार सरकार टारगेट्स देती है। जैसे 2022-23 में सरकार ने बोला कि हम 65,000 करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे, 65,000 करोड़ की जो हमारी फिक्स्ड एसेट्स हैं उनको बेचेंगे। अचीव कितना किया सरकार ने? 35,293 करोड़। मतलब जितना टारगेट रखा था उतना अचीव नहीं कर पाए, उतना बेच नहीं पाए। उसका रीज़न कोई भी हो सकता है, जैसे खरीदने वाले नहीं मिले या कोई भी XYZ रीज़न, लेकिन टारगेट था 2022-23 में 65,000 करोड़ का, लेकिन अचीव कितना किया? 35,000 करोड़। 2023-24 में टारगेट था 51,000 करोड़, अचीव किया 30,000 करोड़। 2024-25 में टारगेट है 50,000 करोड़ का, कितना अचीव करेंगे वो अपन देखेंगे। हालांकि इसको बहुत ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कितना टारगेट था, क्या था। जो लेटेस्ट वाला है उसको याद रख लेना, बहुत सिंपल। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्स और लिक्विडेशन ऑफ एसेट्स बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, ये जो सेल्स हैं, ये जो लिक्विडेशन है फिक्स्ड एसेट्स का, वो सरकार किस तरीके से करती है, उसके बहुत सारे मेथड्स हैं, किताब में भी दिए हुए हैं। अपन उनको अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। एक जगह आएगी जहाँ पे उसके बारे में डिटेल में बातचीत होगी, वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। लेकिन इसमें एक टर्म है स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है उसके बारे में आज अपन समझ लेते हैं। देखो, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का सिंपल तौर पे मतलब क्या है, ये जो सब लिखा हुआ है इसका सिंपल तौर पे मतलब क्या है कि जब सरकार 50% या उससे ज़्यादा अपनी शेयर होल्डिंग को बेचने के लिए तैयार हो जाती है, मतलब जब सरकार मैनेजमेंट का जो कंट्रोल है उसको पूरी तरीके से ट्रांसफ़र करने के लिए जब तैयार हो जाती है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। वही सेम अपना वाला एग्जांपल कि मान लेते हैं कोई एक कंपनी है सरकार की, इसकी 100% ओनरशिप, इसकी 100% शेयर होल्डिंग इसके पास में, सरकार के पास में। अगर सरकार 50% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग को बेचने के लिए तैयार है, मतलब सरकार पूरी तरीके से जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, या फिर उसको अपन प्राइवेटाइजेशन भी बोल सकते हैं। अगर 50% से कम को ट्रांसफ़र कर रही है सरकार तो उसको स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट नहीं बोलेंगे, बिकॉज 50% से कम करने का मतलब क्या है कि अभी भी जो मैनेजमेंट का कंट्रोल है वो किसके हाथ में है? वो सरकार के हाथ में है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। इन सभी चीज़ों को अपने शॉर्ट नोट्स में लिखते रहना,
प्रिपेयर करते रहना। इजी चीज़ें हैं, अगर ढंग से लिखोगे, ढंग से नोट्स बनाओगे तो ये चीज़ें एक बार में दिमाग में सेट होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है, बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप लाइक का बटन दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इसके बाद बात आती है पब्लिक एक्सपेंडिचर के बारे में। ये तो हमने पढ़ लिया कि गवर्नमेंट रिसीट्स क्या होती हैं, ये तो हमने पढ़ लिया कि सरकार के पास में पैसा कहाँ से आता है और वो पैसे के दो कंपोनेंट्स क्या हैं। अब अपन देख रहे हैं कि पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या होता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर क्या होता है। भाई जो भी पैसा आ रहा है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में आ रहा हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास में आ रहा हो, चाहे लोकल अथॉरिटीज़ के पास में आ रहा हो, इस पैसे को खर्च किया जाएगा। और खर्च क्यों किया जाएगा, ताकि जो वेलफेयर ऑफ द पीपल है, ताकि जो वेलफेयर ऑफ द कंट्री है वो थोड़ा आगे बढ़े, हमारी जो कंट्री है वो आगे ग्रो करे। तो सरकार पैसे को खर्च करती है फॉर द कलेक्टिव सोशल वांट्स ऑफ द पीपल। ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है या जिसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहा जाता है, इसको भी दो में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो फॉर्म करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। और एसेट्स के क्रिएशन के लिए, जैसे कोई बिल्डिंग बनाई, कोई हाईवे बनाया, एसेट्स के क्रिएशन के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है वो फॉर्म करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। पब्लिक एक्सपेंडिचर या जिसे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है, सरकार जो भी पैसा खर्च करती है, और खर्च क्यों करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए, कंट्री के वेलफेयर के लिए। ये जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है, इसको दो में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सरकार जो भी खर्चा करती है वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा, और एसेट्स के क्रिएशन के लिए सरकार जो भी पैसा खर्चा करती है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर डिटेल में देखें तो ये रेगुलर एक्सपेंस होता है, मतलब डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो आम तौर पर पैसा खर्च करती है सरकार, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फॉर्म करता है। जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, जैसे डिफेंस के ऊपर, जैसे पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर, वगैरह वगैरह। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलें तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर जो भी खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को फॉर्म करता है। ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर होता है, मतलब हर साल ये खर्चा तो करना ही करना है, ये तो होगा ही होगा। भाई डिफेंस के ऊपर आप खर्चा करोगे ही, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन आपको चलाना ही है, लोगों के लिए पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन को आपको प्रमोट करना ही है। तो ऐसी जो डे टू डे बेसिस की चीज़ें हैं, डे टू डे बेसिस का एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ईयर आफ्टर ईयर खर्चा होता ही है। लेकिन ये जो खर्चा है ये सरकार की एसेट लाइबिलिटी के स्टेटस को इम्पैक्ट नहीं करता है। ना तो इस पैसे की वजह से कोई सरकार की एसेट क्रिएट हो रही और ना सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी बढ़ रही। बट अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव नहीं करता है, ये एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करता है। भाई आप कोई बिल्डिंग बनाओ, आप कोई हाईवे बनाओ, वो लॉन्ग टर्म में आपकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेगा। लेकिन आपने सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खर्चा किया, आपने डिफेंस के ऊपर खर्चा किया, ये लॉन्ग टर्म एफिशिएंसी को इंक्रीज नहीं करता है। और अगर किसी कंट्री का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या है कि उस कंट्री में पॉवर्टी ज़्यादा है, उसका मतलब क्या है कि उस कंट्री में बैकवर्डनेस ज़्यादा है। भाई आप अगर पब्लिक हेल्थ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, पब्लिक एजुकेशन पे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, उसका मतलब क्या है कि अभी तक आपने पब्लिक हेल्थ पे उतना खर्चा किया नहीं था, अभी तक आपने पब्लिक एजुकेशन के ऊपर जो रिक्वायर्ड है उतना खर्चा किया नहीं था, अब आप खर्चा कर रहे हो, विच मीन्स कि अभी तक आपकी कंट्री में पॉवर्टी है, बैकवर्डनेस है, और अब आप चीज़ों को सुधारने के लिए खर्चा कर रहे हो। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर एक लाइन में याद रखा जाए तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो भी खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो सरकार ने लोन लिए हुए हैं उस लोन के ऊपर जो भी इंटरेस्ट पे करना होता है वो किसका हिस्सा है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है।
अब इंटरेस्ट आप पे कर रहे हो, कोई प्रोडक्टिव एसेट आपने क्रिएट नहीं किया है, ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो सरकार सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, इससे भी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही है, ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। डिफेंस एक्सपेंसेस हमारे, या सरकार स्टेट्स को जो ग्रांट्स देती है, सरकार मदद के तौर पे स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी पैसा देती है, या जितना भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज जाती हैं, उनकी पेंशन्स वगैरह जाती हैं, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा है। डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का हिस्सा होता है। और दूसरा कंपोनेंट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो वन टाइम एक्सपेंस है, बेसिकली एसेट्स के क्रिएशन के लिए जो भी खर्चा किया जाता है सरकार के द्वारा वो फॉर्म करता है कैपिटल एक्सपेंडिचर को। फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई हाईवे बनाया, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई इरिगेशन का प्रोजेक्ट सेटअप किया, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट बनाया, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई रेलवे स्टेशन बनाया, फॉर एग्जाम्पल सरकार ने कोई इंडस्ट्री स्टैब्लिश करी। ये जो खर्चा कर रही है सरकार एसेट्स के क्रिएशन के ऊपर, इसे कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। फॉर एक्विजिशन ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स और पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट्स के क्रिएशन के ऊपर जो भी खर्चा किया जा रहा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। भाई लॉन्गर रन में ये सारी चीजें आपको कुछ ना कुछ देंगी, आपको कुछ ना कुछ रिटर्न करेंगी। या फिर पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज, सरकार के ऊपर कोई लोन था, सरकार ने वो लोन चुका दिया, मतलब सरकार के ऊपर जो बर्डन था वो कम हो गया, ये भी कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो सरकार के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट करता है। भाई एसेट्स का या तो क्रिएशन होगा, या सरकार अगर लोन्स को रिटर्न कर रही है तो लाइबिलिटी सरकार की कम होगी, तो सरकार के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस को ये इंपैक्ट करता है। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जाता है, जब एसेट्स का क्रिएशन किया जाता है तो जीडीपी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का फोकस क्या होता है? जीडीपी ग्रोथ। अल्टीमेटली ये हाईवेज, ये मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, ये सारी चीजें क्यों बनाई जा रही हैं? ताकि हमारी कंट्री इकोनॉमिकली ग्रो करे। ये नॉन रिकरिंग टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर होता है। आपको एक बार खर्चा करना है, एक बार खर्चा करके आपको हाईवे बनाना है बढ़िया सा, बार बार आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा, उसकी मेंटेनेंस के लिए खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन एज सच बार बार आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये इकोनॉमी की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को इंप्रूव करता है। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सरकार ने लोन का रीपेमेंट कर दिया, सरकार के ऊपर मान लेते हैं 2000 करोड़ का कर्जा था, सरकार ने उस लोन को चुका दिया, सरकार के ऊपर जो बर्डन था वो कम हो गया। तो ये जो लोन का रीपेमेंट है ये कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एक्सटेंशन ऑफ फ्रेश लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मान लेते हैं किसी स्टेट गवर्नमेंट को 1000 करोड़ का लोन दिया, ये जो 1000 करोड़ का लोन दिया गया ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों है कैपिटल एक्सपेंडिचर? बिकॉज ये जो 1000 करोड़ है ये एक तरीके से इन्वेस्टमेंट है। भाई किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टेट गवर्नमेंट इस 1000 करोड़ को लौटाएगी भी, तो ये जो फ्रेश लोन्स का एक्सटेंशन किया जाता है ये भी कैसा एक्सपेंडिचर है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। या जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट किया जाता है, ये जितने भी हाईवेज, रोड्स, मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट्स, रेलवे स्टेशंस, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाए जाते हैं, ये भी किसका एग्जाम्पल है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। बहुत सिंपल। देखो जब हमने बात की गवर्नमेंट रिसीट्स के बारे में, मतलब द रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट के बारे में, तो इसके दो कंपोनेंट्स के बारे में हमने पढ़ा। एक कंपोनेंट रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा कंपोनेंट कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स में दो कंपोनेंट्स थे, टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसके बारे में अपन ने रिवाइज किया, पढ़ा। कैपिटल रिसीट्स के बारे में जब हमने बात की तो हमने देखा कि कुछ डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स होती हैं, जैसे सरकार लोन लेती है, सरकार मार्केट से बोरिंग्स करती है, या नेशनल स्मॉल सेविंग फंड्स में जो पैसा आता है, और दूसरी होती हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, जैसे सरकार डिसइन्वेस्टमेंट करती है। ये जितने भी हैं ये सब फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट रिसीट्स को। दूसरा हमने बात की गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर के बारे में, सरकार के खर्चे के बारे में। ये जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है या पब्लिक एक्सपेंडिचर है, इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक लाइन में अगर बोलें तो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो खर्चा किया जाता है वो फॉर्म करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये सरकार के एसेट लाइबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट नहीं करता है, बट ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये एफिशिएंसी को भी इंप्रूव नहीं करता है। दूसरी तरफ होता है
कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स के क्रिएशन के लिए सरकार जो भी खर्चा करती है वो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये सरकार के एसेट लायबिलिटी स्टेटस को इंपैक्ट करता है। इसका फोकस होता है जीडीपी ग्रोथ। और इसके साथ आज की बातचीत हम खत्म कर रहे हैं। मैं जाते जाते फिर से बोल रहा हूँ कि अपने शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करते रहना। जितना ढंग से नोट्स बनाओगे उतना ईजी इकोनॉमी लगेगी। एक टाइम का इन्वेस्टमेंट है, एक टाइम करो, एक टाइम ढंग से नोट्स बनाओ, चीज़ें आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।